हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2022 के बीच में घटित हुए वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में। वर्ल्ड की जो भी न्यूज होंगी इस बीच की, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन 8 में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2022 के बीच में घटित हुए घटनाक्रमों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें साथ में करंट अपडेट के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, वैश्विक इतिहास के साथ। साथ ही ज्योग्राफिकल जो मैपिंग है उस पर्टिकुलर जगह की, उन स्थानों की, उनको भी हम साथ में देखेंगे। और जो रिलेटेड जीएस टॉपिक होंगे उनके सारे बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएसए की कुछ न्यूज़ देखते हैं। ये यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन। जेनेट येलेन अपनी पहली भारत यात्रा पर आई और साथ ही इन्होंने निर्मला सीतारमण के साथ, जो कि भारत वित्त मंत्री, उनके साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इनमें यूएसए और इंडिया को अलाइन होने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। और साथ ही जो चाइना पे डिपेंडेंस है, चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि कम किया जाए चाइना पे डिपेंडेंस को, और जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। इनका कहना था कि यूएसए और इंडिया दोनों साझा मूल्यों को साझा करते हैं, उनके साझा हित हैं। साथ ही दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, ये वाली उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने बात की फ्रेंड शोरिंग अप्रोच की। फ्रेंड शोरिंग, इस वर्ड को याद रखिएगा। फ्रेंड शोरिंग अप्रोच की बात की। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है? जनरली आप देखें तो ऑफशोर बोला जाता है तट से दूर, ऑफशोर तट से दूर, और ऑनशोर बोला जाता है तट पर। तो फ्रेंड शोरिंग अप्रोच के तहत जनरली यूएसए के द्वारा शुरू से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चाइना में शिफ्ट किया गया। चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या अन्य किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चाइना में शिफ्ट किया गया। उसका कारण था कि चाइना में जो लेबर कॉस्ट थी वो काफ़ी कम थी, कॉस्ट ऑफ लेबर काफ़ी कम थी, और कोई लेबर लॉज भी खास चाइना में है नहीं। तो इसके कारण से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती थी। लेकिन इसी के कारण चाइना पे जो डिपेंडेंस थी वो बढ़ती चली गई, सभी देशों की, ना केवल यूएस की। और इसकी वजह से अब यूएसए के द्वारा फ्रेंड शोरिंग अप्रोच अपनाई जा रही है, जिसमें चाइना से इन पर्टिकुलर कंपनीज को, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को शिफ्ट किया जा रहा है चाइना से। कहाँ पर? यूएसए के लाइक माइंडेड कंट्रीज में, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया। ऐसे में फ्रेंड शोरिंग अप्रोच से सप्लाई चेन को रिस्क फ्री करने की बात इन्होंने की, जेनेट येलेन ने। साथ ही इन्होंने कहा कि यूएसए की जो फ्रेंड शोरिंग अप्रोच है, इसमें हम इंडिया को भी लाना चाहते हैं, यूएसए को भी लाना चाहते हैं, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो यूएसए की तरह सोचते हैं, जिनके साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं यूएसए के अनुसार, यूएसए के तहत, उन्हीं के अंदर हम इन फ्रेंड शोरिंग अप्रोच के तहत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करना चाहते हैं। ये इनका कहना था। साथ ही इन्होंने बात की, जैसे अब अगर हम देखें इस फ्रेंड शोरिंग अप्रोच के तहत, तो यूएसए की जो कंपनी है फर्स्ट सोलर इंक, फर्स्ट सोलर इंक, इन्होंने अभी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस चीज़ की? सोलर पैनल की। सोलर पैनल 3.3 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग $650 मिलियन का प्रोजेक्ट है। और इसी तरह से एप्पल इंक के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा भी चाइना से ट्रांसफर किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है उन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंडिया की तरफ। अगर आप देखें तो लगभग जो ग्लोबल सोलर पैनल की बात की जाती है, तो 80% ग्लोबल सोलर पैनल प्रोड्यूस होते हैं चाइना में। 80% जो सोलर पैनल हैं विश्व के, वो प्रोड्यूस होते हैं चाइना में। और ऐसे में चाइना से डिपेंडेंस को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सप्लाई चेन को रिस्क फ्री नहीं रख पाते, उसलिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इसी के तहत इन्होंने बात की G20 को लेके। G20 की जो मीटिंग होने वाली थी, इसके बाद उनके बारे में उन्होंने बात की। उनका कहना था G20 में जो कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया था, कॉमन फ्रेमवर्क, ये कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया था डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। साथ ही जो लो इनकम कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनके जो डेप्ट है उसको रिव्यू किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए डेप्ट में। इसके लिए मेनली ये कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया था। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा चाइना पे हिट आउट किया, और चाइना पे हिट आउट करते हुए उन्होंने बोला कि इसमें, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में इंडिया का जितना कंट्रीब्यूशन है, चाइना का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कॉपरेशन इसमें दिखता नहीं है। इसकी भी इन्होंने चर्चा की। यूएसए की अगर हम लोकेशन देखें तो एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। अगर नॉर्थ पैसिफिक ओशन से, ये कैलिफोर्निया बे से होते हुए अगर हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ मिलती है हमको गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। यहीं पर ऊपर चलते हैं तो हमको मिलता है बेरिंग सी। बेरिंग सी से अगर हमको आर्टिक ओशियन में आना है, तो हमको ये बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ेगी, जो कि रशिया और अलास्का को अलग करती है, और बेरिंग सी से जोड़ती है चकची सी को। चकची सी से हम आर्कटिक ओशियन में आ सकते हैं, और अगर हम इधर से वेस्ट जाएं तो ईस्ट साइबेरियन सी में जा सकते हैं।
हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हमको मिलता है ये ब्यूफर्ट सी। ब्यूफर्ट सी से क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड होते हुए हम पहुंच सकते हैं ग्रीनलैंड सी में। ग्रीनलैंड सी से हमको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आना है, तो उसके लिए हमको आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो डेनमार्क स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ेगी। डेनमार्क स्ट्रेट को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे लेब्राडोर सी में। लेब्राडोर सी से हम डेविस स्ट्रेट, यहाँ पर हम देख सकते हैं डेविस स्ट्रेट है जो कि बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी के बीच में है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट से हम हडसन बे में जा सकते हैं। हडसन बे से हम वापस आके लेब्राडोर सी में आ सकते हैं, और लेब्राडोर सी से अगर हम देखें तो ये सेंट लॉरेंस बे है। यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस रिवर है जो कि इरी ओंटारियो के जो कि लेक है, ग्रेट लेक्स की जो पार्ट है एरिया ओंटारियो लेक, इनसे सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है जो कि यहाँ पहुंचती है सेंट लॉरेंस बे में। और सेंट लॉरेंस बे से हम नीचे आए तो हमको मिलता है यहाँ पे चेसपके बे, जिसके किनारे पे है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और यहीं से हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आ गए। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से अब हम पहुंचते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में, तो हमें ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में से फ्लोरिडा स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा, और फ्लोरिडा स्ट्रेट को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। गल्फ ऑफ मैक्सिको से हमें कैरिबियन सी में आना है, तो उसके लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा यूकाटान चैनल। यही ये वाला हिस्सा है यूकाटान पेनिनसुला, और ये क्यूबा और यूकाटान पेनिनसुला के बीच में है यूकाटान चैनल, जो कि कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से हम कैरिबियन सी में आ सकते हैं, और फिर नीचे कैरिबियन सी से पनामा कैनाल से होते हुए हम दोबारा से नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पहुंच सकते हैं। दूसरी जो न्यूज है यूएसए की वो है रिपब्लिकन्स पार्टी को लेके। रिपब्लिकन अभी यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन हुए जिसमें रिपब्लिकन्स पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी हासिल की, लेकिन बहुत ही नैरो मेजोरिटी थी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की आप बात करें तो 435 सीटें होती हैं, जिसमें से 218 बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी को मिली है 218 सीट। रिपब्लिकन पार्टी के ही नॉमिनी कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट रहे 2016 से 2020 के बीच में। अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले बहुमत था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन अभी उनको मिली है 211 सीट। बाकी की जो 6 सीट है इन पर काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन 2218 का जो मेजोरिटी पॉइंट है वो टच कर लिया रिपब्लिकन पार्टी ने। तो रिपब्लिकन पार्टी का अब सीनेट में मेजोरिटी तो होगी, नैरो मेजोरिटी है वो अलग बात है। नैन्सी पेलोसी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है वो स्पीकर थी अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, लेकिन अब केविन मैकार्थी जो कि रिपब्लिकन ग्रुप के हैं, उनके लिए माना जा रहा है कि वो स्पीकर बन सकते हैं। रिपब्लिकन्स के आने के बाद एक बैलेंस तो बन सकता है इसमें। साथ ही रिपब्लिकन्स की जो डिमांड है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जांच होनी चाहिए, साथ में जो हंटर बाइडन है, जो बाइडन के बेटे, उनका जो चाइना के साथ जो लिंक है, उनके जो डील है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही हम यूएसए की अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं ये ब्रूक्स रेंज है, यहीं पर है अलास्का रेंज, और इसके बीच में है यूकोन प्लेटू। साथ ही में यहाँ पर है कोस्टल रेंज जो कोस्ट के सहारे सहारे है, और ये है रॉकी माउंटेन्स जो कि कनाडा से लेके यूएसए तक। यहीं पर है कैस्केड रेंज, और ये है सियरा नेवादा रेंज। मेक्सिको में आपको मिलती है सियरा माद्रे रेंज। सियरा माद्रे वेस्टर्न और सियरा माद्रे ईस्टर्न, बीच में है मैक्सिकन प्लेटू। यहीं पर है अपलेशियन माउंटेन्स, ये है ग्रेट लेक्स वाला एरिया, ये है कनाडियन शील्ड, और ये ग्रेट प्लेन्स वाला एरिया जिसमें से मिसिसिपी नदी निकलती है, जो कि ग्रेट लेक्स वाले रीजन से आती है, और इसमें मिसोरी नदी आके बीच में मिलती है। नेक्स्ट जो न्यूज है यूएसए से ही, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दी है अपनी दावेदारी 2024 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में प्रेसिडेंट पद पर रहे। 2020 में ये जो बाइडेन से हार गए, जो कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, जो कि अभी के यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन 2024 के लिए इन्होंने दोबारा से अपनी दावेदारी को सामने रखा है, और दोबारा से चुनावी रणभूमि में उतरने का इन्होंने निर्णय लिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ये दावेदारी रख दी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूएस का इलेक्शन होता है 2024 में, और उसमें क्या, क्योंकि 2024 में ही इंडिया में भी इलेक्शन है। ऐसे में साथ ही हम लोकेशन देखें, अगर रिवर वाइज लोकेशन देखें यूएसए की, तो आप देख सकते हैं ये मिसिसिपी नदी है जो कि ग्रेट लेक्स एरिया से या सुपीरियर हाईलैंड के पास से निकलती है। मिसिसिपी नदी देख सकते हैं आप, और ये न्यू ओरलियंस पोर्ट है यहाँ पर, इसके पास से ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। इसी में आके मिलती है मिसोरी रिवर जो कि रॉकी माउंटेन से निकलती है। मिसोरी रिवर, अरकासांस रिवर, रेड रिवर, इधर से टेनेसी रिवर और ओहायो रिवर इसी में मिलती है। मिसिसिपी बहुत बड़ी नदी है, यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही इधर से हमको मिलती है कोलंबिया रिवर, और यह है स्नेक रिवर, यहीं पर है कोलंबिया स्नेक प्लेटू। यह है साक्रामेंटो रिवर, यह है कोलोरेडो रिवर जो कि रॉकी माउंटेन से निकलती है। यहाँ पे हमने रॉकी माउंटेन देखा था, और यहीं पे है कोलोरेडो प्लेटू। यह है रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर निकलती है रॉकी माउंटेन से, लेकिन ये मेक्सिको और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है।
यहीं पर एक और रिवर है, पोटोमेक रिवर, जो कि चेसप के बे में गिरती है, और वाशिंगटन डीसी इसी पोटोमेक रिवर के पास में है। ये सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि सेंट लॉरेंस बे में गिरती है, जो हमने अभी देख लिया था। नेक्स्ट जो न्यूज है यूएस की, तो यूएस और रशिया के जो स्पाई चीफ है, यूएस की सीआईए के चीफ है विलियम जे बर्न्स, ये हैं विलियम जे बर्न्स। और जो रशिया की स्पाई एजेंसी है एसबीआर, जो कि उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसके चीफ हैं सरगेई नेरिशकिन। इन दोनों की मुलाकात होती है कहाँ पर? तुर्की की कैपिटल अंकारा में, जहाँ पे दोनों देशों के स्पाई चीफ, अभी इस समय जब यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऐसे में इन दोनों स्पाई चीफ की मुलाकात होना अपने आप में एक बड़ा विषय है। इन दोनों की मुलाकात होती है, साथ में चर्चा होती है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे, और चर्चा होती है कि न्यूक्स की जो बात की जा रही थी न्यूक्लियर यूज करने की रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा यूक्रेन वॉर में, तो उस पर डिस्कशन होने की, ताकि इस चीज़ को ऑफ द टेबल रखा जाए, किसी भी तरह का न्यूक्लियर यूज नहीं किया जाए इस वॉर में। उसके अलावा कई इन्फॉर्मल और बात हुई होंगी। साथ ही हम लोकेशन देखें एक बार ग्रेट लेक्स की यूएसए में, तो आप देख सकते हैं ये लेक सुपीरियर है, ये ग्रेट लेक्स का एरिया है, और ये ग्रेट लेक्स मेनली बॉर्डर बनाती हैं कनाडा और यूएसए की। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। लेक सुपीरियर लेक हुरियन से जुड़ती है यहाँ पर सू कैनाल के द्वारा, और लेक एरी और लेक ओंटारियो को जोड़ा जाता है बेलंड कैनाल के द्वारा, बेलंड कैनाल। ये कैनाल बना दी गई है इन दोनों लेकों को जोड़ने के लिए। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट इनका क्रम आएगा लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। लेकिन अगर हम साइज वाइज जाएं तो सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, उसके बाद है लेक ह्यूरन, उसके बाद है मिशिगन, उसके बाद है इरी, और उसके बाद है ओंटारियो। ग्रेट लेक्स का जो रीजन है, अगर बाई एरियाज देखा जाए तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए बाई वॉल्यूम, तो ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है इसमें 21% अर्थ का जो सरफेस फ्रेश वाटर है, 21% फ्रेश वाटर ग्रेट लेक्स एरिया में है। लेकिन जो लेक बेकाल है, लेक बेकाल, वहां पर अर्थ के सरफेस का लगभग 22 से 23% फ्रेश वाटर एरिया है, इसलिए बाई वॉल्यूम में सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन बाई एरिया ये लार्जेस्ट ग्रुप है लेक ग्रेट लेक्स। और इन्हीं ग्रेट लेक्स पे एरी और ओंटारियो में सर्दियों के समय पे जब ये बर्फ जम जाती है, तो एक आइस वोल्केनो का कंसेप्ट है, जहाँ पे नीचे क्रस्ट से मेटेरियल बाहर निकलते हैं और वो आइस वोल्केनो के रूप में बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है टर्की से रिलेटेड, क्योंकि इस्तांबुल सिटी में अभी ब्लास्ट हुआ था, और इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई। अगर इस्तांबुल की हम लोकेशन देखें तो ब्लैक सी से अगर हम सी ऑफ मरमरा में जाने के लिए बोस्पोरस स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, बोस्पोरस स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मरमरा में पहुंचेंगे, और सी ऑफ मरमरा से हमको एजियन सी में आना है, तो ये दार्दनेलिस स्ट्रेट है। दार्दनेलिस स्ट्रेट को क्रॉस करके हम एजियन सी में पहुंचेंगे, और एजियन सी से नीचे मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। इस्तांबुल में जो ये ब्लास्ट हुआ, सेंट्रल इस्तांबुल में ये ब्लास्ट हुआ था, और टर्की का कहना है कि इस अटैक के पीछे कौन है? इस अटैक के पीछे है पीकेके, जो कि है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, कुर्द रिबेल्स की, जो कुर्द प्रजाति के लोग, कुर्द जो जनजाति के लोग हैं, उनकी ये पार्टी है। और ये इसी का एक सीरियन ऑफशूट है, सीरियन इनकी ब्रांच है, उसका नाम है बाईपीजी, जिसका नाम है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट। इन दोनों के द्वारा ये ब्लास्ट करवाया गया है, ऐसा टर्की का कहना है। अगर हम बाईपीजी की बात करें तो बाईपीजी ये यूनिट यूएस के द्वारा जो आईसिस के खिलाफ अलायंस बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस, उसमें भी शामिल थी, और ये आईसिस के खिलाफ लड़ी थी यूएसए के साथ में। पीकेके की अगर हम बात करें, पीकेके के 1978 में इसका निर्माण हुआ था, पीकेके का अब्दुल्ला ओकालान के द्वारा। और साथ ही 1984 के बाद से कंटिन्यूस टर्की के साथ इनकी वॉर चल रही है, ऑटोनॉमी के लिए, कुर्दिश स्टेट के लिए, कि हमको कुर्दिश स्टेट चाहिए, जिसमें लगभग अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं इस वॉर में। 2015 से 2017 के बीच में ये वॉर काफी ज्यादा तीक्ष्ण हो गई थी, जब आईसिस की द्वारा और साथ ही बाईपीजी और पीकेके के द्वारा बॉम्बार्डमेंट की जा रही थी पूरे टर्की में, कई जगह पे। इसी को लेके टर्की के द्वारा अब क्रैकडाउन शुरू किया गया है। टर्की ने इराक और सीरिया का जो नॉर्दर्न रीजन है उनमें बमबारी की है, और इन पर्टिकुलर कैंप्स को, इनके जो कैंप्स थे, टर्की इनको टेररिस्ट मानता है, तो उसी हिसाब से क्रैकडाउन किया, मिलिट्री ऑपरेशन किए। अगर हम कुर्दिश पॉपुलेशन देखें तो कुर्दिश पॉपुलेशन इन चारों देशों में, जैसे सीरिया है, सीरिया में लगभग 2 मिलियन के आसपास कुर्दिश पॉपुलेशन बताई जाती है, इराक में 5 मिलियन के आसपास, ईरान में 8 मिलियन के आसपास, और टर्की में 18 मिलियन के आसपास। ईरान का जो ये वेस्टर्न वाला रीजन है, इराक और सीरिया का नॉर्दर्न रीजन है, और टर्की का ये ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न वाला रीजन है। यहाँ पर बाकी 2 मिलियन के आसपास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं कुर्दिश पॉपुलेशन।
इस तरह से कुर्दिश पॉपुलेशन बटी हुई है। टर्की के द्वारा यहाँ पर सीरिया और इराक के ये नॉर्दर्न हम हिस्सों में हमला किया गया अभी। उनका कहना है कि इन पर्टिकुलर कुर्दिश रिबेल्स को शरण दी जाती है किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा। फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा इनको शरण दी जाती है, इनको इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज शरण दी जाती है। और साथ ही इनका टर्की का कहना था, अभी अगर देखो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की मेंबरशिप चाहिए आफ्टर यूक्रेन वॉर। और नाटो मेंबरशिप के लिए नाटो कंट्रीज जब रेक्टिफाई कर देंगे उस पर्टिकुलर मेंबरशिप प्रपोजल को, सभी नाटो कंट्रीज, उसी के बाद उनका नाटो में आगमन हो सकता है, नाटो की मेंबरशिप मिल सकती है। टर्की ऑलरेडी एक नाटो मेंबर है और टर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की जो बिड है नाटो ज्वाइन करने की उसको स्टॉल किया कई बार। उनका कहना था कि आप जब सिक्योरिटी की बात करते हो तो आपको हमारी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। आप इन कुर्दिश पॉपुलेशन को, इन कुर्दिश जो रिबेल्स है उनको आप शरण मत दीजिए फिनलैंड और स्वीडन में। अगर आप शरण दोगे तो हम आपको नाटो में एंट्री नहीं होने देंगे, हम इसको स्टॉल करेंगे किसी न किसी तरीके से। उसका एक तरीका है, तो टर्की रेटिफाई नहीं करेगा तो अपने आप ही स्टॉल हो जाता है, चाहे 29 देश साइन कर दे, पर अगर टर्की नहीं करे, एक देश भी नहीं करेगा, तो ये नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो ये फिनलैंड और स्वीडन का भी चल रहा है। साथ ही एक और जो तुर्की से निकल के आई है इन्फॉर्मेशन, वो एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, इसमें कहा गया है कि जो अभी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कश्मीरी बेस्ड जर्नलिस्ट को, वो उनके लिंक कहीं ना कहीं टर्की से जोड़ रहे हैं। अब वो लिंक किस तरह से जोड़ रहे हैं कि ये जो थ्रेट रिसीव किए जा रहे हैं, थ्रेट आ रहे हैं किसके द्वारा? ये थ्रेट आ रहे हैं मेनली मुख्तार बाबा, मुख्तार बाबा ग्रुप के द्वारा। मुख्तार बाबा पहले श्रीनगर के रेजिडेंट थे 1990s में। और इन मुख्तार बाबा कई न्यूज़पेपर में, जो श्रीनगर और कश्मीर के कई न्यूज़पेपर में इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया किसको? एलटी को, लश्कर ए तैयबा को। और लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप है, नया ग्रुप बनाया गया है कश्मीर में, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये शेडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा का। और इसमें TRF में यंगस्टर को लेके आना, यंगस्टर को लाके जोड़ना, ये काम है मुख्तार बाबा का। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टर्की के लिंक इमर्ज हुए हैं इन रिसेंट थ्रेट में, जो कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट को, इसके लिए भारत सरकार अपने स्तर पर काम करेगी। टर्की के अगर हम एक बार लोकेशन देख लें, फिजिकल ज्योग्राफी देख लें, तो ये ईस्टर्न टोरस माउंटेन है टर्की के ईस्ट में। इधर आप देख सकते हैं पोंटिक माउंटेन्स है नॉर्थ में, ऊपर है नॉर्थ में ब्लैक सी। इधर है क्रोगलू माउंटेन्स, और ये बीच में देख सकते हैं आप अनातोलियन प्लेटू, अनातोलिया का पठार। यहीं पे है टोरस माउंटेन्स। तो टोरस माउंटेन्स यहाँ पर है, क्रोगलू माउंटेन्स ऊपर है, पोंटिक माउंटेन्स नॉर्थ में है। ईस्टर्न टोरस जो माउंटेन्स है ये आपको दिखेगा ईस्ट और साउथ में। यहीं पर कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है। ये लेक वान है, यहीं से रिवर निकलती है, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, जो कि इराक में पहुंचती है। टर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ पर अवस्थित है। इस्तांबुल आप देख सकते हैं, ये टर्की का ही रीजन है। ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में जाने के लिए बोस्फोरस स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ेगी, और सी ऑफ मरमरा से आपको आना है एजेंसी में, तो दार्डनले स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ेगी, और एजेंसी के बाद सी ऑफ क्रेट से होते हुए मेडिटेरियन सी में आ सकते हैं। यहीं पर है साइप्रस, जिसके लिए ग्रीस और टर्की, ग्रीस में और टर्की में दोनों में लड़ाई चल रही है, क्योंकि इसको साइप्रोट, ग्रीक साइप्रोट और टर्किश साइप्रोट के रूप में विभाजित कर दिया गया था। टर्की की एक और न्यूज़ है कि टर्की, ये पुरानी न्यूज़ है, अक्टूबर 27 की न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सेटअप साइबर आर्मी अगेंस्ट इंडिया विद टर्कीज हेल्प। ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने एक साइबर आर्मी सेटअप की है, और किसकी हेल्प से की है? तुर्की की हेल्प से। और मेनली इसका यूज़ किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में, पाकिस्तान की इमेज को ठीक करने में, साइबर अटैक करने में, इस तरह से। इस पर्टिकुलर वीडियो में 11 से नवंबर से 20 नवंबर के बीच में, इन 10 दिनों के अंदर 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुए, जिनमें एक G20 समिट हुआ इंडोनेशिया 2022 में, एक आशियान का समिट हुआ जो कि कंबोडिया में हुआ, एक समिट हुआ COP27 का जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ, और साथ ही एपेक का समिट हुआ जो कि थाईलैंड में हुआ। एपेक में इंडिया नहीं है, लेकिन COP27 में, आसियान में और G20 में हमारी उपस्थिति थी। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में 2022 में, शुरू हुआ इन्हीं 10 दिन के अंदर। तो इसके इन पांचों समिट के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, पार्ट 2 वीडियो, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए है, जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है रशिया यूक्रेन वार से संबंधित। रशिया ने क्लेम किया था कि रशिया खेरसोन रीजन को खाली कर देगा, और अब दोबारा से क्लेम किया रशिया ने कि और सारे जो ट्रूप्स हैं उनको निकाल लिया गया है और सिटी को इवैक्यूएट करा दिया गया है साउदर्न यूक्रेन में। ये खेरसोन रीजन है जिसमें खेरसोन सिटी है, ये खेरसोन कैपिटल है इस रीजन की। और खेरसोन सिटी से सारे ट्रूप्स को निकाल के रशिया ने, ये जो नीपर रिवर आप देख सकते हैं, ये नीपर रिवर है, ये वाला, ये नीपर रिवर है। तो नीपर रिवर के ईस्टर्न साइड में है, इधर की तरफ लाके सारे ट्रूप्स को लगा दिया है, जो ट्रूप्स पहले यहाँ पे खेरसोन इसको खाली कर दिया है। अगर आप देखें तो ये पिंक वाला हिस्सा है यूक्रेन का जो ईस्टर्न हिस्सा है, लुहांस्क, दोनेत्स्क और मैरियोपोल,
जेप्रोजिजिया हेरसोन वाला रीजन, इस पे रशिया का अभी कब्जा है। साथ ही क्रीमिया पे अगर देखें तो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने, पहले ही कैप्चर कर लिया था 2014 में। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इन्होंने कहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है, जो लिबरेशन हुआ है खेरसोन सिटी का। खेरसोन से अगर आप देखें तो ये खेरसोन से अब आगे की तरफ निकल के, ये पूरा खेरसोन रीजन है, खेरसोन सिटी है मेनली, और ये खेरसोन सिटी से आगे की तरफ निकल के ये नीपर रिवर के इधर फ्रंट बनाया गया है रशियन आर्मी के द्वारा। यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन को खाली कर दिया गया है। उनका कहना है, जो रशिया का कहना है मेनली, कि इस पर्टिकुलर कारण से उनकी जो आर्मी है एक तरह से स्टेबल नहीं रह पा रही थी रिवर के उधर, और कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियन आर्मी है वो काउंटर बैक कर रही थी, इसलिए उनको पीछे आना पड़ा। इसी में अगर हम देखें तो इनका कहना है, खेरसोन की अगर हम बात करें तो ये खेरसोन जो सिटी है ये पोर्ट सिटी है मेनली, और ये सबसे पहले ऑक्यूपेशन में आई थी जब रशिया ने अटैक किया था, क्रीमिया की तरफ से जब अटैक किया था और इधर से जब अटैक किया था, तो सबसे पहले किसी सिटी को कैप्चर किया था वो खेरसोन सिटी थी, जिसको फरवरी में ही कैप्चर कर लिया था जब से ये वॉर शुरू हुई थी। खेरसोन सिटी को गेटवे टू क्रीमिया बोला जाता है, कि क्रीमिया का गेटवे है। और यहीं पर एक कैनाल बनी हुई है अगर आप देखें, ये नॉर्दर्न क्रीमियन कैनाल, जो कि खेरसोन सिटी से और क्रीमिया तक जाती है, जिसमें नीपर रिवर का जो फ्रेश वाटर है ये क्रीमिया तक पहुंचता है, और क्रीमिया को पूरा फ्रेश वाटर इसी कैनाल के थ्रू मिलता है। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने, तो उसके बाद से इस कैनाल को, इस नहर को ब्लॉक कर दिया था यूक्रेन ने। लेकिन अभी जब रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया खेरसोन सिटी पे, तो दोबारा से अनब्लॉक कर दिया इस कैनाल को, और अनब्लॉक करने के बाद क्रीमिया को इसी कैनाल के थ्रू पानी मिल रहा है। लेकिन अब जब दोबारा खेरसोन सिटी पे कब्जा कर लिया यूक्रेन ने, तो दोबारा से क्या पता है इस कैनाल को ब्लॉक कर दिया जाए। ये देखने वाली बात है। ये फ्रेश वाटर यहाँ से नीपर रिवर का पूरा क्रीमिया तक पहुंचता है। साथ ही अगर हम देखें तो नीपर रिवर की अगर हम बात करें तो नीपर रिवर के आप लोकेशन देख सकते हैं। ये नीपर रिवर है जो कि यहाँ से निकलती है रशिया से। रशिया में बेल्डई एक जगह है, बेल्डई लेक है यहाँ पे, जहाँ पे बेल्डई कॉन्फ्रेंस भी होती है हर साल, जो कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस होती है रशिया की। और वेल्डई लेक के पास में ही यहीं से निकलती है नीपर रिवर, जो कि वेल्डई हिल से निकलती है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, यूक्रेन की सबसे बड़ी रिवर है, और यूरोप की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। तीन कौन सी सबसे बड़ी है यूरोप में बोल्गा, उसके बाद है डेन्यूब, और उसके बाद है यूराल, जो कि यूराल माउंटेन से निकलती है, और फोर्थ लार्जेस्ट है नीपर रिवर। नीपर रिवर, और इसी पे एक डैम बना हुआ है, कई ब्रिज बने हुए हैं। एक डैम है जिसका नाम है ककोवा डैम, ककोव का डैम, ये बांध बना हुआ है, पर ये बांध अभी रशियन कंट्रोल में है। और खेरसोन सिटी जब यूक्रेन के पास आ गई है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इस कैनाल को ब्लॉक किया जा सकता है जो क्रीमिया पहुंच रही है। अभी भी पूरी खेरसोन सिटी को छोड़ के जो खेरसोन रीजन है उसका 70% अभी भी रशिया के पास ही है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया, प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से, कि 400 से अधिक रशियन वार क्राइम डॉक्यूमेंट हुए हैं खेरसोन में जब से रशिया ने खाली किया है। और वॉर क्राइम पहले भी कई बार दिखे हैं। यूएन कमीशन की एक रिपोर्ट है, यूएन कमीशन ने कहा है कि दोनों देशों की आर्मी ने वॉर क्राइम रिपोर्ट किए हैं, और दोनों देशों की आर्मी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, दोनों देशों की आर्मी के द्वारा वॉर क्राइम किए गए, कमिट किए गए। लेकिन रशिया के द्वारा ये वॉर क्राइम बहुत ज्यादा किए गए। और पहले भी खार्किव रीजन में, ये वाला जो खार्किव रीजन है यहाँ पर, और बुझा जगह जहाँ पे मास ग्रेव मिली थी, ये रशिया के वॉर क्राइम को दिखाता है, जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन होना और बाकी है। एक और जो न्यूज निकल के आती है इसी वॉर से, कि इंडिया ने एक्सटेंड किया है यूएनजीए का रेजोल्यूशन। यूक्रेन की तरफ से एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें कहा गया था कि रशिया रशिया पे ब्लेम लगाया था कि रशिया रिपरेशन पे करेगा। रशिया वो क्षतिपूर्ति और हर्जाना देगा जिससे नुकसान हुआ है। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को एक्सटेंड कर दिया गया इंडिया के द्वारा, जिसमें 94 देशों ने यस किया था इस रेजोल्यूशन को, यूक्रेन के रेजोल्यूशन को, और 17 या 14 कंट्रीज ने इसको नोज किया था, जिसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, बेलारूस, बाकी 73 कंट्रीज ने इसको एब्सटेन किया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई अन्य थे। इंडिया का कहना था कि ये एक अलग प्रेसिडेंट सेट कर देगा, और हर बार का ये प्रेसिडेंट ना केवल यूएन जनरल असेंबली के लिए बल्कि वर्ल्ड अफेयर्स के लिए भी सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसको एक्सटेंड किया। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आती है, ये काफी बड़ा मुद्दा हो सकता था। रशिया के द्वारा ये न्यूज निकल के आई पहले कि यूक्रेन की पोलैंड में एक सॉरी
पोलैंड में एक मिसाइल दागी गई है रशिया के द्वारा। ये न्यूज़ निकल के आई, यूक्रेन भी और नाटो कंट्रीज़ भी इसको लेके सब काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद पोलैंड पे जब स्ट्राइक की गई, तो 2 लोगों की जान भी चली गई। हाथों-हाथ पोलैंड के मिनिस्टर्स का उनका भी बयान आया, आर्टिकल 5 को, आर्टिकल 4 को, आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करने की बात की गई, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पोलैंड पे जो स्ट्राइक हुई थी, ये रशिया की तरफ से नहीं हुई थी, ये यूक्रेन की स्ट्राइक थी। इसको फिर नाटो कंट्रीज़ ने और फिर पोलैंड ने और यूएसए ने, कई लोगों ने माना, कई देशों ने, कि ये यूक्रेन ने जब डिफेंड कर रहे थे अपने आप को रशियन अटैक से, तो यूक्रेन के द्वारा एक मिसाइल छोड़ी गई थी, वो गलती से पोलैंड में गिर गई थी। ये मिसाइल की अगर आप लोकेशन देखें तो इस जगह पे, इस बाउंड्री पे, यूक्रेन और पोलैंड की जो बाउंड्री है, यहाँ पर गिरी थी ये मिसाइल पर्टिकुलर, जहाँ पे जगह है प्रेजबोडो, इस जगह मिसाइल गिरी थी। अगर हम नाटो की बात करें, तो जो आर्टिकल 4 की बात की जाती है, नाटो अलायंस की अगर बात करें, नाटो अलायंस का जन्म हुआ था 1949 में। वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा इस नाटो का स्थापना हुई। और इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज के समय में देखें तो आज के 30 मेंबर हैं नाटो के, और जो 13 मेंबर है वो है नॉर्थ मैकडोनिया। नॉर्थ मैकडोनिया का आप लोकेशन देख सकते हैं, नॉर्थ मैकडोनिया 30वां मेंबर है, नॉर्थ मैकडोनिया। उसके अलावा बाकी 2 मेंबर है कनाडा और मेक्सिको, कनाडा और यूएसए। बाकी के 28 मेंबर यहीं से हैं, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को, दोनों को अभी बात चल रही है देने की। ये 31वें 32वें मेंबर हो सकते हैं नाटो के, नाटो अगर ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद। साथ ही जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4 की बात की जाती है, तो आर्टिकल 4 जो है नाटो का, वो कहता है कि कोई भी तरह का अगर कोई कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह की मीटिंग रखनी होती है, तो आर्टिकल 4 की तरह इसको इन्वोक किया जाता है। उसके बाद कोई भी कंसल्टेशन किया जाता है, किसी देश की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट होता है, तो आर्टिकल 4 से फिर मीटिंग की जाती है, कंसल्टेशन किया जाता है कि किस तरह की स्ट्रेटजी आगे अपनानी है। और फिर आर्टिकल 5 को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, तो नाटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। इस आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी भी एक नाटो के किसी भी एक देश पे कोई आक्रमण होता है, तो ये सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा, पूरे नाटो ग्रुप पे आक्रमण माना जाएगा। और इस आर्टिकल 5 का यूज़ केवल एक ही बार हुआ है अभी तक, वो हुआ है 9/11 के बाद। जब 9/11 हो गया, तो केवल एक ही बार आर्टिकल 5 का यूज़ हुआ है कलेक्टिव डिफेंस के लिए। साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर में जो यूएस के टॉप जनरल हैं, उनका एक बयान आता है, जनरल मार्क मिली का। जनरल मार्क मिली की तरफ से कहा गया, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, इनका कहना था कि रशिया के पास सिग्निफिकेंट कोरवेट पावर है, रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर है। ऐसे में ये कहना कि यूक्रेन इस फाइट में ये रशिया से जीत जाएगा, रशिया हार जाएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। और इनका कहना है कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही ढूँढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। जब तक कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लास्ट वीक इन्होंने एक बयान और दिया था, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो एलाई कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया था। इनका कहना था कि जो मिलिट्री विक्ट्री है, वो इम्पॉसिबल है दोनों के लिए, और नेगोशिएशन इज़ द ओनली वे। नेगोशिएशन इज़ द ओनली वे। इसको लेके यूक्रेन ने काफ़ी कड़ा प्रतिरोध जताया था, क्योंकि यूक्रेन का मानना है कि हम कोई नेगोशिएशन करेंगे नहीं। जो ज़ेलेंस्की का बयान है कि हम रशिया से कोई नेगोशिएशन करने वाले ही नहीं है। रशिया इस पर्टिकुलर टेरिटरी को, जिसको उसने एनेक्स किया है, उसको खाली करे, बस यही नेगोशिएशन है। रशिया के द्वारा कंटिन्यू अभी मिसाइल फायर की जा रही है यूक्रेन में, वो कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। साथ ही जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के, इनका एक बयान आया। इनका कहना था कि यूक्रेन वार इज एशियाज प्रॉब्लम टू। इनका ऐसा मानना है कि यूक्रेन वार केवल यूरोप की वार नहीं है, ये एशिया की भी वार है, ये एशिया की भी उतनी बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर फूड और जो फर्टिलाइजर और एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाती है, इस वॉर की वजह से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने पे कई देशों की, और इकोनॉमी पे जो बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में, ये इस वॉर को ख़त्म करना, इसको जल्दी जल्दी फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना था कि ये एशिया की प्रॉब्लम भी है। ये इनको अब समझ में आया है कि यूक्रेन यूरोप की प्रॉब्लम एशिया की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पहले इनको एशिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम कभी नहीं लगती थी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था इस वॉर के समय, जब ये यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी। तो ताकि फूड और फर्टिलाइजर का जो एक्सपोर्ट होता है, उससे वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं बाधित हो, और दुनिया को फूड और फर्टिलाइजर टाइम पे मिलते रहे, ताकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो नहीं बढ़े। तो इस इनिशिएटिव को करवाया गया था रशिया, 3-4 पार्टी थी इसमें, रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूएन। यूएन ब्रोकर डील थी, इन तीनों पार्टी के साइन हुए और ये डील करवाई गई। इस डील में यहाँ से यूक्रेन के पोर्ट से जो भी फूड फर्टिलाइजर जाएंगे, इस रास्ते से ब्लैक सी से होते हुए, दार्दानेलेज बोस्फोरस स्ट्रेट से मरमरा सी, और मरमरा सी से दार्दानेलेज स्ट्रेट होते हुए, एजेंसी से मेडिटेरियन सी होते हुए
आगे एक्सपोर्ट होंगे। इस पे किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं होगा, जो भी लड़ाई करनी है इस पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस पे कोई अटैक नहीं होगा। इसको लेके ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ये जुलाई में आया था और 120 दिन इसकी वैलिडिटी थी। 120 दिन के बाद इसको नवंबर में रिन्यू करना था, और उससे पहले ही ब्लैक सी में जो रशिया की फ्लीट है उस पर अटैक कर दिया जाता है। रशिया के द्वारा ये कहा जाता है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे, इसको रिन्यू नहीं करेंगे। बाद में फिर दोबारा से मीडिएशन होती है और रशिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हम इसको दोबारा कर देंगे। और अब यूएन ने अनाउंस कर दिया है कि इसका एक्सटेंशन हो गया है, तीनों पार्टियों ने साइन कर दिए हैं। अब दोबारा से 120 दिन के लिए 19 नवंबर से लेकर 120 दिन तक के लिए दोबारा से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है देश के लिए, दुनिया के लिए भी, कि अभी भी फूड इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है और चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो आप देखेंगे कि 500 शिप्स में लगभग 11 मिलियन टन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट हुए हैं इन 120 दिन में। तो अगर ये वॉर अभी भी चलती रहती तो ये 120 दिन में ये 11 मिलियन टन फूड एक्सपोर्ट नहीं होता, और फूड इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा होती, भुखमरी कितनी बढ़ती, ये एक देखने की बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूके और ब्रिटेन से। ब्रिटेन के जो पीएम हैं, अभी जो नए पीएम बने हैं, ऋषि सुनक, ये यूक्रेन की विजिट पे गए, पहली विजिट पे ये यूक्रेन पहुंचते हैं, और इन्होंने साथ में कहा कि हम यूक्रेन के साथ, जब तक यूक्रेन जीतेगा नहीं, विद फ्रेंड्स लाइक यू वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, ये जेलेंस्की का कहना है। क्योंकि जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के साथ आके ये यूक्रेन को एक सपोर्ट दिया है, और यूके का भी कहना है कि हम यूक्रेन के साथ जब तक है जब तक यूक्रेन जीतेगा नहीं। साथ ही इन्होंने एक नया एयर डिफेंस पैकेज अनाउंस किया जिसमें 60 मिलियन डॉलर का नया एयर डिफेंस पैकेज अनाउंस किया यूके ने, कि जो कि दिया जाएगा यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूके की है, कि यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं सुलेला ब्रेवरमैन, ये सुलेला ब्रेवरमैन है, इन्होंने भी फ्रांस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और फ्रांस के साथ जो पैक्ट साइन किया है वो है इलीगल माइग्रेशन को लेके। जो इलीगल माइग्रेशन है इसको लेके पैक्ट साइन किया गया है इंग्लिश चैनल से। अगर आप लोकेशन देखें तो ये यूके की लोकेशन है, ये वेल्स, इंग्लैंड, ऊपर है स्कॉटलैंड, और इधर है आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरिश सी, आयरिश सी से अगर हम पहुंचते हैं अटलांटिक ओशन में, ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से हम ये स्ट्रेट को क्रॉस करके नॉर्थ सी में पहुंच जाते हैं। यहीं पर है डोवर बंदरगाह, और ये है केलिस बंदरगाह फ्रांस में। इन्हीं के बीच में ये मेनली हुआ है। ये इसमें इंग्लिश चैनल से काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके पहुंचते हैं, और ये एक्ट सेंड किया गया है ताकि जो फ्रेंच जो पुलिस है उसके द्वारा पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और जो फ्रेंच पुलिस है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी हो सके और ये इलीगल जो माइग्रेशन इसको रोका जा सके। और यूके के द्वारा फ्रांस को हर साल 62 मिलियन यूरो, 62 मिलियन यूरोस दिए जाते हैं ये इंग्लिश चैनल को इलीगल माइग्रेंट से रोकने के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग की हेल्प के लिए। और जो कि बढ़ के अभी 72 मिलियन डॉलर के आसपास हो चुके हैं, 72 मिलियन यूरोज के आसपास हो चुका है। और ऋषि सुनक का भी कहना है, जो कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका भी कहना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी पे है ये मुद्दा, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हम किसी भी तरीके से इलीगल माइग्रेशन को रोकें। अगर आप एस्टिमेट लगाते हैं तो 2022 में, इस साल, लगभग 40,000 स्मॉल बोट्स में इलीगल माइग्रेंट्स क्रॉस हुए हैं इंग्लिश चैनल से। उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है फ्रांस से, और यूके में 40,000 लगभग, ये 2022 का आंकड़ा है अभी तक का। अगर इसी आंकड़े को 2021 में देखें तो ये आंकड़ा था 28,000 के आसपास, और 2020 में जब कोविड चल रहा था तो ये आंकड़ा था लगभग 8 साढ़े 8,000 का। तो ऐसे में जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है, हम इलीगल माइग्रेशन को रोकें इंग्लिश चैनल में, उसी को लेके पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट जो यूके की एक और न्यूज है वो है यूके के द्वारा इंक्रीज किया गया है विंडफॉल टैक्स, इस पे जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ऑयल और गैस कंपनीज को, उनके लिए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जब भी कोई कंपनी, जब ये अपने एवब जो एवरेज प्रॉफिट होता है किसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का 100 रुपए के खर्चे पे प्रॉफिट है 5 रुपए, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा जो एवरेज प्रॉफिट है उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है, उनको 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी प्रॉफिट को, जब ये इतना ज़्यादा एवरेज से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रजिस्टर करती है कंपनियां, तो इस प्रॉफिट को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दोबारा वितरित करने के लिए लोगों में, इसके लिए टैक्स लगाया जाता है, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अब ये एवरेज प्रॉफिट कंपनी का भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल को भी हो सकता है, जिसमें लॉटरी के तहत कोई गेन मिल गया, इसको भी विंडफॉल टैक्स में रखा जाता है। इस पे जो टैक्स लगता है, कुछ टैक्स जो इनहेरिटेंस टैक्स, जो वसीयत में कोई चीज़ मिलती है, इनहेरिटेंट टैक्स लगता है उसके ऊपर, इसको भी एक तरीके का विंडफॉल टैक्स माना जाता है। और इनका कहना है, जो यूके के मिनिस्टर है जिन्होंने ये टैक्स की बात की है,
उनका कहना है कि जो एनर्जी कंपनी है यूके में, बीपी या फिर शेल कंपनी, इनके द्वारा अभी ह्यूज प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि उसका कारण था कि रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ऐप का सप्लाई कम है। इसके लिए इनका काफ़ी प्रॉफिट बढ़ा और इसी प्रॉफिट को किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको कम किया जा सके। जो लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, उसको सही किया जा सके। तो ऐसे में इस विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया गया है। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, उसके द्वारा आईईए के द्वारा भी अभी एक स्टेटमेंट दिया गया। उनका कहना था जो ऑयल और नेचुरल गैस की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, इनके द्वारा जो 2021 से 2022 के बीच में दुगना 2 गुना प्रॉफिट रजिस्टर किया गया है, और जिसकी मात्रा लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास है। तो ऐसे में विंडफॉल टैक्स लगाना ठीक भी है, ताकि जो पैसे का एक्यूमुलेशन नहीं हो और वो उसको वितरित किया जा सके, ताकि जन कल्याण में उसका यूज किया जा सके। और ईयू के द्वारा भी, अभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी सितंबर 2022 में ऑयल और गैस कंपनीज के ऊपर टेम्पररी सॉलिडरी कंट्रीब्यूशन नाम से एक टैक्स लगाया गया। अभी हाल ही में जो बाइडेन के द्वारा भी विंडफॉल टैक्स लगाने की एक वार्निंग दी गई अक्टूबर 2022 में। तो ये काफ़ी चर्चा में भी है विंडफॉल टैक्स। अगर हम ये लोकेशन में नॉर्थ सी ऑयल गैस फील्ड देखें, तो ये वाला जो रीजन देख सकते हैं, ये पूरा रीजन ऑयल कंडेंसेट रीजन है। ये नेचुरल गैस फील्ड है, जिसमें भी सेक्टर अलग अलग निर्धारित हैं सबके। ये डच सेक्टर, जर्मन सेक्टर, ये डेनिश सेक्टर है, ये नॉर्वेजियन सेक्टर है मेनली, जो नॉर्वे की तटीय सीमा के पास में है। ये ब्रिटिश सेक्टर है मेनली, जो ब्रिटेन का मेनली रीजन है, जहाँ से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होता है। यूके की एक और न्यूज़ है, जिसमें एक न्यूज़ है एमआई चीफ की। MI5 के जो MI5 यूएसए की स्पाई एजेंसी है, यूके की स्पाई एजेंसी है, इनके द्वारा, जो इनके चीफ एमआई चीफ के, इनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है पार्लियामेंट को, जिसमें केन मैकलम ने कहा है कि चाइना जो है वो लॉन्ग गेम खेल रहा है, एक लंबा गेम खेल रहा है यूके में। और इनका कहना है कि चाइना कोऑप कर रहा है यूके के एसेट्स को। कैसे कर रहा है? इनका कहना था कि चाइना रीराइट कर रहा है रूल बुक को, अपनी लीग खरीद रहा है, अपने रिक्रूट कर रहा है अपना खुद के कोचिंग स्टाफ को, ताकि उनके खुद के लिए काम कर सके। इसका सीधा सा मतलब था कि चाइना क्या कर रहा है यूके में, चाइना का जो डायस्पोरा है वो काफ़ी बड़ा है, और इस डायस्पोरा को चाइना इफेक्टिवली यूज कर रहा है। साथ ही चाइना क्या कर रहा है कि अपनी खुद के एसेट्स निर्माण कर रहा है। किस तरह से? यूके के जो युवा हैं, या जो एकेडमिक्स में हैं, या कोई बिजनेस में हैं, जर्नलिस्ट हैं, इवन पार्लियामेंट में, इन सब पर्टिकुलर रीजन में ब्रीच कर रहा है चाइना। और चाइना क्या कर रहा है, अर्ली स्टेज रिलेशनशिप बना रहा है। जैसे उन पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है जो अभी काफ़ी बड़े नहीं हुए हैं, जो अभी एमपी नहीं बने हैं, लेकिन वो बन सकते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, जो कि पोटेंशियल फ्यूचर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। उनके साथ, उनके ऊपर किसी तरह का डेप्ट बढ़ा के, किसी न किसी तरीके से चाइना उनके साथ रिलेशनशिप कायम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में, आज से 15 साल 20 साल बाद, उस लेवल पे चीज़ें हों यूके में, जिसमें चाइना का बोलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। ऐसे में चाइना जो कर रहा है वो बहुत बड़ा लॉन्ग गेम प्ले कर रहा है। इसको लेके इन्होंने वार्न किया है यूके को, एमआई चीफ ने। साथ ही एक और जो न्यूज़ है यूके की, वो न्यूज़ है, चाइनीज़ टेकओवर हुआ था अभी एक यूके की जो सबसे बड़ी चिप प्लांट कंपनी है, लार्जेस्ट माइक्रोचिप फैक्ट्री है यूके की एक, उसको चाइनीज़ फर्म के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था, और ये लगभग 1 साल पहले हुआ था। लेकिन अब हाल में क्या हुआ है, यूके के द्वारा इस डील को ब्लॉक कर दिया गया है। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर डील को ब्लॉक कर रहे हैं। और ये जो डील थी, ये यूके की उस कंपनी के साथ हो रही है जो कि वहाँ की लार्जेस्ट माइक्रोचिप फैक्ट्री है। इस कंपनी का नाम था न्यूपोर्ट वेफ है। अब ये होने के बाद यूके चाइना के रिलेशन पहले ही काफ़ी खराब है, एमआई चीफ की रिपोर्ट आने के बाद, और अभी यूक्रेन वॉर के बाद से भी यूके के द्वारा कई तरह के टैक्स दिए गए चाइना को। यूके के अभी मिनिस्टर ताइवान की विजिट पे जाने वाले थे, जिसको लेके चाइना ने टफ स्टैंड लेते हुए वार्निंग दी कि बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं। पहले भी जो हुए वाला मैटर हुआ था, हुए 5G इक्विपमेंट वाला, उसको लेके यूके के द्वारा बैन कर दिया गया था। उसके अलावा हांगकांग रीजन में यूके के द्वारा स्पेशल ब्रिटिश वीजा दिए गए, जो कि एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप की। इसको लेके भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड, कड़ा रुख लिया था। तो रिलेशन यूके और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नहीं है अभी भी। और ये होने के बाद चाइना की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। चाइना का कहना है कि जो यूके की तरफ से ब्लॉकेड किया गया है माइक्रोचिप प्रोड्यूसर का, ये काफ़ी गलत है।
उसका कारण था चाइना की तरफ से जो बयान आया, उसमें कहा गया है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड के खिलाफ है, इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। साथ ही जो फ्री ट्रेड की हम बात करते हैं, फ्री ट्रेड की हम बात करते हैं, एक रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसके सख्त खिलाफ है। ये डिस्क्रिमिनेशन है चाइना के खिलाफ, और बिजनेस, चाइना के जो बिजनेस हैं उनके एनवायरनमेंट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है एक तरीके से यूके के द्वारा। इसको लेके चाइना का एक पॉइंट था। चाइना की एक और न्यूज़ है, चाइना में अभी पहली बार 6 महीने में पहली बार कोविड डेथ रजिस्टर हुई है। एक 85 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और ये 6 महीने में पहली डेथ है चाइना में। मई के बाद से कोई डेथ नहीं हुई थी, पर 6 महीने में पहली डेथ है। इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है चाइना में, बीजिंग डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही अगर हम देखें तो जो चाइना का ये रीजन है बीजिंग वाला, चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना के एक गुआंगझू रीजन में, और चाइना के ये वुहान रीजन, ये वुहान देख सकते हैं, वुहान के ऑप्शन जहाँ से ये वायरस कोविड-19 सबसे पहले शुरू हुआ था। बीजिंग रीजन में अभी काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं डेली के, ठीक-ठीक 28,000 29,000 केस डेली आ रहे हैं। और गुआंगझू रीजन, और इसको लेके जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कुछ जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। वो दबे रूप में हो रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट वे में हो रहे हैं, डायरेक्ट वे में हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। और चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, उसके तहत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है अभी तक भी। कई जगह पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की और किसी चीज़ की। तो इस चीज़ को लेके चाइना में भी जैसे अब ये गुआंगझू रीजन देख सकते हैं, ये गुआंगझू रीजन में अभी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ। और अगर गुआंगझू रीजन देखें तो ये गुआंगडोंग प्रोविंस की कैपिटल है गुआंगझू, जो कि पर्ल रिवर पे अवस्थित है। और ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड चलता था किसी समय पे, उसका ये मेजर टर्मिनस पॉइंट था गुआंगझू। यहाँ पर ये अभी, और बीजिंग में भी अगर आप देखें तो बीजिंग में भी कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी जब चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग हुई थी, उस समय भी काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। पर चाइना में वैसे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो उनको दबा दिया जाता है। साथ ही ईरान की हम कुछ न्यूज़ देखते हैं। ईरान की जो न्यूज़ है, वो पहली न्यूज़ है, ईरान के द्वारा नॉर्दर्न इराक और जो सीरिया वाला रीजन है, इस पर अटैक किया गया है, ये वाला रीजन। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, टर्की के द्वारा भी सीरिया की इराक के नॉर्दर्न रीजन में अटैक किया गया था, क्योंकि टर्की में जो इस्तांबुल में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक कुर्दिश ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया था। ईरान के द्वारा भी अटैक किया गया है, क्योंकि ईरान का भी ये वाला लोकेशन देखें हम, वेस्टर्न वाला, तो यहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है इस पूरे रीजन में, टर्की, सीरिया, इराक, ये वाले रीजन में। आर्मेनिया वाला भी थोड़ा सा रीजन, ये छिटपुट कुछ रीजन और है जहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है। तो इन पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि ईरान में अभी 16 सितंबर को महसा अमीनी की डेथ हुई थी, ये महसा अमीनी की डेथ हुई थी 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को डेथ होने के बाद मोरल्टी पुलिस के द्वारा जो डेथ हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, जिसमें अब तक लगभग 336 लोगों की मौत हो चुकी है, और लगभग 15,000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिनमें से कुछ लोगों को भी पब्लिकली हैंग भी किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। इसको लेके ईरान का मानना है कि ये जो पर्टिकुलर कुर्दिश रीजन है, ये वाला नॉर्दर्न इराक में, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर अनरेस्ट को हवा दी जा रही है, इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो महसा अमीनी खुद भी कुर्द थी। तो ऐसे में ईरान के द्वारा अभी अटैक किया गया इस वाले रीजन में, इराक के नॉर्दर्न इराक वाले रीजन में। ये जो रीजन आप देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कुर्दिस्तान रीजन है इराक में, दोहुक, इरबिल, सुलेमानिया, और यही अब ये टर्की से जो टिग्रिस रिवर आ रही है, उसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहीं से यूफ्रेट्स रिवर आ रही है, यहीं पर टिग्रिस रिवर पे किनारे पे है बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है। और ये दोनों रिवर एक दूसरे से मिलती हैं और पर्शियन गल्फ में नीचे खली हो जाती है। इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर अटैक किया गया है। साथ ही एक और न्यूज़ जो ईरान की से संबंधित है, वो है ईयू की न्यूज़। यूरोपियन यूनियन के द्वारा कई तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के कुछ इंडिविजुअल्स पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। किस लिए लगाए गए हैं? क्योंकि ईरान के द्वारा जो प्रोटेस्टर्स का वायलेंट क्रैकडाउन किया जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके तहत ये ट्रैवल बैन और एसेट फ्रीज को लेके उनकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया, उनके ट्रैवल पे बैन लगा दिया गया। इस तरह के ईयू के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं। ईरान की एक और न्यूज़ है, वो है ईरान के द्वारा तो एक्यूज़ किया गया है इज़राइल को। ईरान का कहना है कि इज़राइल, सऊदी अरबिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाए किसी न किसी तरीके से ईरान में। ये फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं, उनका कहना है कि महसा अमीनी की डेथ के बाद से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट बढ़ाने का काम है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, इज़राइल का, जो कि इसको हवा दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। ईरान की हम फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो ईरान में ये एल्ब्रूज माउंटेन्स हैं। यहीं पे ही ईरान का हाईएस्ट पीक है माउंट देमाबाद, और यहीं पर पास में है तेहरान, एल्ब्रूज माउंटेन के पास में ये तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है। साथ ही ये जैग्रोस माउंटेन है ईरान के वेस्ट और साउथ की तरफ, और ये दो
डेजर्ट है मेनली दस्ते कबीर और दस्ते लुत। दस्ते कबीर नॉर्थ में, दस्ते लुत साउथ में है। और यहीं पर मिलते हैं आपको लेक उर्मिया। कैस्पियन सी आप देख सकते हैं, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के आसपास जो देश हैं उनका निमोनिक्स आपको पता है, तारिक निमोनिक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। ईरान के साउथ में है पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ये यमन का हिस्सा है और इसके बीच में है, बंदर अब्बास के बीच में। ईरान की एक और न्यूज है, जो MI5 ने अभी चाइना के लेके वार्न किया था यूके की पार्लियामेंट को, साथ ही उन्होंने वार्न किया है ईरान को लेके भी, कि ईरान के द्वारा कई तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं, जिसमें उनके लिस्ट है कुछ लोगों को मारने की, जो कि ब्रिटेन नेशनल हैं, ब्रिटेन सिटीजन हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ फिलान्थ्रोपिक वर्क करने वाले लोग हैं। इनको मारने के लिए इनको या तो ईरान के द्वारा प्लान किया गया है, इनको या तो मारा जाए या किडनैप किया जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इनका ईरान का मानना है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये फिलान्थ्रोपिक वर्क करने वाले हैं, ये कुछ लोग जो लोग हैं, ये ईरान में जो भी अनरेस्ट हो रहा है उसको किसी न किसी तरह से हवा दे रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ये एक लिस्ट बनाई गई है। तो इसको लेके MI5 ने बान किया है कि हमें ईरान से, चाइना से और रशिया से, उनका कहना था कि हम द यूके डज नॉट ओनली फेस डेंजर्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना, आल्सो फ्रॉम ईरान। द बॉस ऑफ MI5 कैन मैकुलम वन टुडे सेइंग दैट द मिडिल ईस्ट कंट्री प्रोजेक्ट ए थ्रेट टू द कंट्री डायरेक्टली। उनका कहना था कि यूके को डायरेक्टली थ्रेट महसूस होता है। MI5 का कहना है ईरान से। ईरान की हम लोकेशन देख ही चुके हैं, ये ईरान की लोकेशन कंप्लीटली। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल की। नेपाल में अभी इलेक्शन हुए हैं, और नेपाल में इलेक्शन हुए नई पार्लियामेंट के लिए। 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 20 नवंबर से शुरू हुई थी, और नई पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन शुरू हुए हैं। नेपाल की अगर हम लोकेशन देखें तो ये नेपाल की लोकेशन है। ये इंडिया है, चाइना, हिमालयज, ये पूरा कंप्लीट हिमालयज है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में जो इलेक्शन हुए हैं, ये हुए हैं 275 मेंबर की जो उनकी पार्लियामेंट है उसके लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं। और इसमें 165 जो सीटें हैं उन पर डायरेक्टली वोटिंग होती है, और बाकी की जो 110 सीट है इन पे वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि हमारे देश में यूज की जाती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी। तो उसी के तहत डायरेक्ट वोटिंग होती है 165 सीट पे, 110 पे PRS के तहत होता है इलेक्शन, 200 पे। और अभी तक अगर हम देखें तो 2006 की जो सिविल वॉर हुई थी नेपाल में, उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना फुल टर्म नहीं कर पाया है। कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा टर्म नहीं कर पाया है। और अभी जो दो अलायंस हैं जो नेपाल में इसलिए लड़ रहे हैं, उसमें से एक है डेमोक्रेटिक अलायंस। डेमोक्रेटिक अलायंस में आती है नेपाल कांग्रेस पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है, जिसके अभी जो शेर बहादुर देउवा अभी PM है नेपाल के, ये इसी पार्टी से आते हैं। और दूसरी जो अलायंस है वो है लेफ्टिस्ट अलायंस। लेफ्टिस्ट अलायंस ये प्रो हिंदू और प्रो मोनार्की अलायंस है, जो कि मोनार्की को सपोर्ट करती है। इस अलायंस में है CPN और UML, दो पार्टियां हैं। तो इन दोनों के बीच में मेनली ये कंटेस्ट चल रहा है नेपाल का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मलेशिया से संबंधित, कि मलेशिया में अभी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें रिजल्ट जो आने के बाद कोई भी विनर नहीं बना है। एक हंग पार्लियामेंट सामने निकल के सामने आई है। मलेशिया की आप लोकेशन देखें तो ये भारत के पास में है म्यांमार, म्यांमार के पास में नीचे ये दिखता है मले पेनिसुला, जिसमें थाईलैंड है, और यहीं पर नीचे है मलेशिया अवस्थित। मलेशिया यहाँ पर भी, और साउथ चाइना सी को क्रॉस करके ये वाला मलेशिया का रीजन है। यहीं पे एक छोटा सा देश है मलेशिया के बीच में, ये वाला रीजन, ये है ब्रुनई, जो कि दूसरा देश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर में मले पेनिनसुला पे, और यहीं पर मलेशिया के नीचे है सिंगापुर। यहीं पे साउथ चाइना सी है, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और यहीं पर आप देख सकते हैं ये सुलू सी है, साउथ चाइना सी के यहाँ पे सेलेब सी है। सुलू सी, सेलेब सी और जावा सी। इसमें ये 15th जनरल इलेक्शन थे मलेशिया के, 15वें जनरल इलेक्शन थे, और इसमें 21 मिलियन लोगों ने वोट दिया, जो कि पिछली बार से 6 मिलियन अधिक थे। 60 लाख लोग अधिक थे। अब ये 6 मिलियन क्यों अधिक थे? क्योंकि मलेशिया ने एक नियम पास किया जिसमें कहा गया कि 18 साल के लोगों को उन्होंने वोटिंग राइट दिया है अभी। 18 साल के, पहले ये 21 साल था, तो वोटिंग राइट की जो वोटिंग की एज है उसको कम कर दिया गया, और साथ ही ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से 6 मिलियन लोग और जुड़े और 21 मिलियन लोगों ने वोटिंग की है। और इसमें वोटिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सीट मिली है वो मिली है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम की पार्टी को। इनकी पार्टी का कोलिशन का नाम है PH कोलिशन, इनको मिली है, और इनकी सीटें हैं 82 सीटें। साथ ही 222 मेंबर की पार्लियामेंट में इनको, जो कि मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है 112 सीट, वो नहीं मिली है, 82 सीट मिली है। दूसरी जो
हाईएस्ट सीटें मिली हैं वो मिली हैं जो फॉर्मर पीएम थे मुहिउद्दीन यासीन, उनकी पार्टी को मिली 73 सीट। और जो अभी के उमनो पार्टी से जो लीडर आते हैं निकल के, जो अभी मलेशिया के पीएम है, इस्माइल सोबरी याकूब, जो कि अभी के पीएम है, इनकी पार्टी को मिली है केवल 30 सीट। और ये पार्टी उमनो पार्टी जो, और ये पीएम है, इनका 60 साल से लगभग डोमिनेशन है मलेशिया में। और जो मलेशिया के एक्स पीएम है, जो भारत को लेकर कभी मुखर रहे थे, मतासिर मोहम्मद, इनकी जमानत जब्त हो गई है। और इन्होंने 22 साल तक राज किया था इस पर्टिकुलर पे, मलेशिया पे। 22 साल तक ये कहीं ना कहीं सत्ता में थे, और इनकी जमानत जब्त हो गई है। ये हार चुके हैं, काफ़ी एजड भी हैं, 98 साल के। और इनके जो स्टैंड थे इंडिया को लेके, वो काफ़ी कड़क स्टैंड थे, टाइट स्टैंड थे। इन्हीं के द्वारा जाकिर नायक को शरण दी गई मलेशिया में। तो इस तरह से आज की न्यूज़ हमने कंप्लीट देख ली है 10 से 20 नंबर के बीच में। इसमें सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे G20, साथ ही आसियान की जो मीटिंग हुई, एपेक की जो मीटिंग हुई, और मीटिंग हुई COP27 की मीटिंग हुई शर्म शेख इजिप्ट में, और साथ ही फीफा जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है कतर में। इन पांचों इवेंट के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक जुड़े रहिए अनलॉक जीएस एकेडमी के साथ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।